प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि नाभ के विखंडन को हम किस प्रकार से द्रव बूंद मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने पहले भी देखा है कि जो नाभिक है उसको हम एक द्रव की बूंद के समान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि नाभिक का घनत्व भी द्रव बूंद की तरह ही नियत होता है। द्रव बूंद की तरह ही नाभिक में जो न्यूक्लियॉन है वो केवल अपने निकट स्थित न्यूक्लियॉनों से ही पर ही बल लगाते हैं, उन्हीं से ही इंटरेक्शन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाभ के बल संतृप्त हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि नाभ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्या रहती है? नियत रहती है। अब द्रव बूंद की तरह ही नाभिक में भी पृष्ठीय बल लगते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। यानी कि पृष्ठ पर जो स्थित न्यूक्लियॉन है उन पर बल कम होता है, और जो पृष्ठ के अंदर जो न्यूक्लियॉन है उन पर चारों तरफ से बराबर बल लगता है। और पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियॉन पर केवल अंदर की तरफ से न्यूक्लियॉन पर बल लगता है, इसलिए पृष्ठ में खिंचाव होता है, क्योंकि नाभिक के बाहर कोई भी न्यूक्लियॉन स्थित नहीं होता है। और शांत अवस्था में जो नाभिक है वो द्रव बूंद की तरह ही असंपीड्य होता है। यानी शांत अवस्था में नाभिक द्रव की असंपीड्य बूंद के समान ही व्यवहार करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हम किस प्रकार से द्रव बूंद मॉडल के आधार पर विखंडन का स्पष्टीकरण देते हैं, तो ये मुख्यतः निर्भर करता है कि जो नाभिक में प्रोटॉन है उनके मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है, जो कि नाभिक को तोड़ने का प्रयास करता है। और दूसरी ओर जो पृष्ठ तनाव बल है वो न्यूक्लियनों को पृष्ठ के अंदर बांधने का प्रयास करता है। जो नाभ के बल हैं वो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर प्रयास करते हैं बांधने का। तो जब हम विखंडन की प्रक्रिया होती है तो इन दोनों बलों के मध्य किस प्रकार से संतुलन होता है, उस आधार पर हम नाभिक के विखंडन की व्याख्या करते हैं। तो अब हमने क्या माना इसमें कि जब न्यूट्रॉन विखंडन में अवशोषित किया जाता है, तब जब नाभिक विखंडन के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है तो उससे उस न्यूट्रॉन को अवशोषित करके जो नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और नाभिक जब उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो ये दोलन करना प्रारंभ करता है, और दोलन प्रारंभ करने पर नाभिक का विरूपण होने लगता है। यह विरूपक बलों के प्रभाव में उस उत्तेजन ऊर्जा की वजह से जो न्यूट्रॉन ने इसको दी है, उसकी वजह से यह उत्तेजन अवस्था में आता है और कंपन करता है, और इस पर विरूपक बल लगते हैं। और विरूपक बलों की वजह से नाभिक की जो आकृति पहले गोलाकार थी वो अब गोलाकार की बजाय अंडाकार दीर्घवृत्तज हो जाती है, जैसे कि यहाँ फिगर बी में हमने दिखाया है। अब अगर उत्तेजन ऊर्जा का जो मान है वो कूलाम प्रतिकर्षण बलों से कम है, नाभिकीय बलों से कम है, तो पृष्ठ तनाव बल और नाभ के बल प्रभावी हो जाते हैं। और प्रभावी होने पर नाभिक जो गामा किरणों का उत्सर्जन कर देता है, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, अतिरिक्त ऊर्जा का, और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर उत्तेजन ऊर्जा अधिक है, जैसे कि विखंडन के लिए दी जाती है न्यूट्रॉन द्वारा, तो उत्तेजन ऊर्जा का अधिक होने पर नाभिकीय बलों की अपेक्षा, पृष्ठीय तनाव बलों की अपेक्षा कूलाम बल प्रभावी हो जाते हैं। और जब कूलाम बल प्रभावी होते हैं तो बूंद और अधिक विकृत होती है, और जो दोलन उसमें हो रहे थे भारी नाभिक होने की वजह से वो दोलन और बढ़ जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं। और नाभिक किसकी आकृति ग्रहण कर लेता है धीरे धीरे? एक डंबल की, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है कि बी से सी में विकृत हुआ नाभिक, सी से डी आकृति में विकृत हुआ, और डी से डंबल आकृति में आकर ये प्राप्त कर लेता है डंबल आकृति को। अब कूलाम प्रतिकर्षण बल से इन दोनों डंबल भागों के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है और एक क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करती है। इस क्रांतिक अवस्था के बाद हम ये मान लेते हैं कि नाभिक पे इतने ज़्यादा कूलाम बल हो गए हैं नाभिकीय बलों की अपेक्षा कि उसका अपनी मूल अवस्था में आना संभव नहीं होता है। और इस क्रांतिक अवस्था को पार करने के बाद जो हमारा नाभिक है वो विखंडित हो जाता है और दो भागों में बट जाता है, जैसा कि यहाँ फिगर हमने ई में दिखाया है। ये ई के बाद ई हमारी डंबल अवस्था थी जो कि क्रांतिक अवस्था थी, और उसके बाद हमने एफ में दिखाया है कि क्रांतिक अवस्था को पार करने के बाद नाभिक किस प्रकार से दो भागों में बट जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नाभिक समान आकार के हों, समान द्रव्यमान संख्या के हों, जैसे कि हमने पहले पूर्व के लेक्चर में देखा है कि जो विखंडन उत्पाद बनते हैं वो उत्पाद ना तो द्रव्यमान में समान होते हैं ना ही उनकी ऊर्जा समान होती है, यानी सममित विखंडन नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं कि जब क्रांतिक अवस्था के
पर प्राप्त करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, यानी नाभिक को क्रांतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए, ई को प्राप्त करने के लिए, यानी फिशन से पहले की जो अवस्था है जिसके बाद वो पुनः अपनी गोलाकार मूल अवस्था में नहीं लौट सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए नाभिक को एक न्यूनतम ऊर्जा देनी होती है। और वो जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है वो कहलाती है क्रांतिक विरूपण ऊर्जा, क्रिटिकल डिफॉर्मेशन एनर्जी। इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा भी कहते हैं। तो एक तरह से लेकर गोलाकार अवस्था से लेकर क्रांतिक अवस्था को पार करके विघटित होने तक, यानी ए से लेकर एफ तक का जो फिगर हमने दिखाया है, स्थितियाँ दिखाई हैं, उसमें क्रांतिक ऊर्जा जो चाहिए, उसको फिशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए ए से एफ तक, ए से ई तक की तो हो गई क्रांतिक डिफॉर्मेशन एनर्जी, लेकिन ए से एफ तक की जो ऊर्जा है वो कहलाती है विखंडन देहली ऊर्जा, क्रिटिकल ऊर्जा, क्रांतिक ऊर्जा। क्रांतिक विरूपण ऊर्जा ई तक है और एफ तक हो जाती है वो क्रांतिक ऊर्जा। यानी ई तक जो स्टेट तक हमें ऊर्जा चाहिए, डंबल तक बनने तक, नाभिक का जो आकार है वो डंबल होने तक जो मुझे ऊर्जा चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और चूंकि उसके बाद वो अपनी स्थिति में नहीं लौटता है तो फिशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, टोटल ऊर्जा, वो कहलाती है फिशन थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस पूरी प्रक्रिया को जो पूर्ण होने में समय हमने देखा है वो लगता है 10⁻⁻12 सेकेंड। और ये जो सभी अवस्थाएं हमने देखी ए से एफ तक की, ये सिर्फ 10⁻⁻12 सेकेंड से बहुत कम समय के लिए होती हैं, यानी क्षण मात्र से भी कम समय के लिए ये सारी अवस्थाएं हमें मिलती हैं। तो ये था किस प्रकार से हम द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करते हैं। और बोहर और व्हीलर ने क्या किया, इन संक्रियण ऊर्जाओं के मान ज्ञात किए और ये पाया कि यूरेनियम 235 के लिए जो संक्रियण ऊर्जा है, यानी क्रांतिक अवस्था तक आने तक जो ऊर्जा है वो है 5.5 MeV, और यूरेनियम 238 के लिए यह ऊर्जा है 6.3 MeV। और उसने ये भी देखा कि आपके पास कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, इनकी संक्रियण ऊर्जाओं के मान अधिक हैं, इसलिए इनका विखंडन तापीय न्यूट्रॉनों से हो जाता है। जबकि यूरेनियम जो 238 है और थोरियम 232 है, इनकी संक्रियण ऊर्जाओं के मान जो है वो अधिक हैं किसकी अपेक्षा, उत्तेजन ऊर्जाओं की अपेक्षा। हाँ, यानी कि हम ये कहते हैं कि यूरेनियम 235 के जो उत्तेजन ऊर्जाओं के मान हैं वो संक्रियण ऊर्जाओं से अधिक हैं। यानी न्यूट्रॉन जब इन पर टक्कर करता है यूरेनियम 235 पर, तो उसे जो उत्तेजन ऊर्जा मिलती है विघटन होने के लिए, वो उसके विघटित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो संक्रियण ऊर्जा है उससे अधिक हो जाती है। इसलिए तापीय न्यूट्रॉनों से यूरेनियम 235 का विखंडन हो जाता है। जबकि जो यूरेनियम 238 है उसको जब हम तापीय न्यूट्रॉनों से ऊर्जा देते हैं तो उनके संक्रियण ऊर्जाओं के मान जो है वो उन उत्तेजन ऊर्जाओं की अपेक्षा अधिक होते हैं। यानी कि उत्तेजन ऊर्जा न्यूट्रॉनों से, तापीय न्यूट्रॉनों से उन्हें उतनी नहीं मिल पाती है कि वो विखंडन करने में सक्षम हो सकें। इसलिए इनका जो विखंडन है यूरेनियम 238 का, वो तापीय न्यूट्रॉनों से नहीं होता। इन्हें हमें अधिक ऊर्जा के, तीव्र ऊर्जा के, अधिक ऊर्जा के हमें न्यूट्रॉनों का प्रहार कराना पड़ता है और उसके द्वारा ही इन्हें इतनी उत्तेजन ऊर्जा मिलती है कि वो ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा से अधिक हो जाए और उनका विघटन हो जाए। यानी ओवरऑल जो जिस न्यूट्रॉन से विखंडन किया जा रहा है उस न्यूट्रॉन के द्वारा यूरेनियम को इतनी ऊर्जा मिल जानी चाहिए, उत्तेजन ऊर्जा इतनी मिल जानी चाहिए कि वो उत्तेजन ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा को पार कर जाए। यूरेनियम 235 में ऐसा नहीं होता, यूरेनियम 238 में ऐसा नहीं होता। इसलिए यूरेनियम 238 का विखंडन तापीय न्यूट्रॉनों से नहीं होता, जबकि विखंडन के लायक उत्तेजन ऊर्जा यूरेनियम 235 को इन तापीय न्यूट्रॉनों से मिल जाती है। इसलिए यूरेनियम 235 का तापीय न्यूट्रॉनों से विखंडन हो जाता है। क्योंकि शुरू में हमने यही बताया था कि तापीय विखंडन से यूरेनियम 235 तो विखंडित हो जाता है तापीय न्यूट्रॉनों से, लेकिन यूरेनियम 235 के लिए हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 का विखंडन के लिए चाहिए होते हैं। उसका कारण हमें यहाँ मिलता है जब हम संक्रियण ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जाओं की तुलना करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा वक्र से भी हम विखंडन को समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने ये 3 वक्र दिखाए हैं। फर्स्ट वक्र जो है मेरा वो द्रव्यमान संख्या 300 या 300 से अधिक वाले नाभिकों के लिए है।
सेकंड वाला जो वक्र है वो ए इजिकल जिनकी द्रव्यमान संख्या 236 यानी यूरेनियम जैसे नाभिकों के लिए है, और जो तीसरा वक्र है वो ऐसे नाभिकों के लिए है जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम है। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि जब ए इजिकल टू वक्र जो यहाँ से इसको समझें अगर हम, तो यहाँ पर हमने अगर आप ध्यान दें तो विखंडन किस प्रकार से हो रहा है दूरी के साथ, वो भी हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर दिखाया है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या है कि जब हम इसको समझें तो हम इसको विपरीत क्रम से चलकर समझ सकते हैं, यानी एक्स से जब हम जीरो की ओर आएँ तो हम विखंडन को समझ सकते हैं कि पहले द्रव की बूंद क्या है, दोनों उत्पाद क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। अब ये दोनों उत्पाद जब स्थिति ऊर्जा बढ़ती है तो पास पास आते हैं, और पास पास आते हैं तो सद्य स्पर्श की स्थिति में जो बिंदु डी है, इस सद्य स्पर्श की स्थिति में इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो r इज इक्वल टू r1 + r2 होती है। और जब जो विरूपण प्राचल है वो इस r दूरी से कम होने लगता है उत्तेजन ऊर्जाओं की वजह से, यानी उत्तेजन ऊर्जाएं जब बढ़ती हैं तो विखंडन होता है। तो हमने क्या किया है, जब विरूपण प्राचल कम होता है तो विखंडन ना होकर नाभिक क्या होता है, अपनी मूल अवस्था में आने लगता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विरूपक बल है वो इनको विरूपण प्राचल को बढ़ाता जाता है, और बढ़ाता जाता है तो उस वजह से जो नाभिक क्या करती है वो गोलाकार से बदलकर डंबलकार, और फिर ये बाद में विखंडन की स्थिति में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलग अलग दूरियों पर जो स्थिति ऊर्जा है वो भी अलग अलग है। अब यहाँ पर आपके पास जब r इज टू इन्फाइनाइट हो जाता है तो कूलाम बलों के प्रभाव में जो स्थिति ऊर्जा है वो लगभग शून्य हो जाती है, लेकिन सद्य स्पर्श की स्थिति में बिंदु डी पर जो कूलाम ऊर्जा है वो दी जाती है Z1 Z2 E² / R1 + R2 द्वारा, जो कि हमने यहाँ EC के द्वारा दर्शाई है। और जब नाभिक इस कूलाम प्रतिकर्षण ऊर्जा को पार करता है तभी उसका विखंडन होता है। तो यहाँ वक्र 1 को अगर मैं देखूँ तो ये जो वक्र 1 है मेरे पास, वो जो द्रव्यमान संख्या है 300 के आसपास वाले नाभिकों के लिए, यानी बहुत भारी नाभिकों के लिए है। और इन बहुत भारी नाभिकों में जो फिशन ऊर्जा है जो कि प्रति न्यूक्लियन में निकलती है, प्रति नाभिक के विखंडन में निकलती है, जिससे कि हम कहते हैं कि जो द्रव्यमान क्षति है वही निर्मुक्त ऊर्जा बनती है। तो ये जो फिशन में जो निकलने वाली ऊर्जा है वो कूलाम ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। तो इसलिए इस स्थिति में कूलाम बल प्रभावी होते हैं, और कूलाम बल प्रभावी होने से आपके पास जो विखंडन की संभावना है वो बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसे नाभिक प्रकृति में हमें क्षणिक रूप से मिलते हैं, या फिर हम ये कह दें प्रकृति में हमें ये उपलब्ध नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फिशन ऊर्जाओं के मान कूलाम ऊर्जाओं से अधिक हैं। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, यानी कि इनकी यहाँ फिशन ऊर्जा अगर हम देखें तो वो 200 से बहुत ज़्यादा है, जबकि कूलामिन एनर्जी का मान वो लगभग 200 के आसपास रहता है। अब दूसरा वक्र हम देखते हैं, तो दूसरे वक्र यानी तीसरा वक्र मैं कहूँ इसको यहाँ पे, क्योंकि A इज टू जो 100 वाला वक्र है, यानी हम बीच वाले वक्र की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले वक्र की हम बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि वो प्रकृति में उपलब्ध नहीं होंगे, स्वतः विखंडित हो जाएंगे। और अगर A का मान, द्रव्यमान संख्या का मान जिन नाभिकों के लिए 100 के करीब है, उनके लिए फिशन ऊर्जा का मान मैं यहाँ इस वक्र में देख रही हूँ बहुत कम है, जबकि कूलामिन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है। इसलिए इनको विखंडित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये अधिक ऊर्जा इनको चूँकि यहाँ पर नहीं मिलती है, इसलिए ये विखंडित नहीं हो पाते हैं, और ये नाभिक कैसे हैं, स्थायी हैं प्रकृति में। अब मुख्यतः हम बात करते हैं वक्र 2 पर जो नाभिक स्थित हैं, जिनका द्रव्यमान संख्या लगभग यूरेनियम के आसपास है। तो ऐसे नाभिकों का हम न्यूट्रॉनों का प्रहार करा के विखंडन कराते हैं, या अन्य कणों का भी, न्यूट्रॉन के अतिरिक्त भी अन्य कणों का प्रहार कराकर इनका विखंडन किया जा सकता है। अब यहाँ पर इनमें क्या है कि जो इनकी फिशन ऊर्जाओं के मान हैं यद्यपि कूलाम ऊर्जा से कम होते हैं, लेकिन इनको कूलाम ऊर्जा के लायक ऊर्जा कहाँ से मिल जाती है, जब इन पर हम बाह्य न्यूट्रॉनों का, बाह्य कणों का प्रहार कराते हैं। तो अब यहाँ पर बिंदु डी पर मैं देख रही हूँ जो विरूपण है वो क्रांतिक विरूपण से कम होता है, क्योंकि नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं, और नाभिकीय बलों की तुलना में कूलाम बल प्रभावी हैं। इसलिए जो आपके पास नाभिक है वो जब तक कूलाम बलों के बराबर ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी वो विघटित नहीं होता। और जब मैं इससे ऊर्जा बढ़ा कर देती हूँ, यानी कूलाम ऊर्जा को जब ये इस रोधिका को मैं कहूँ ये पार कर जाते हैं उत्तेजन ऊर्जा मिलने से,
तब यह नाभिकीय ऊर्जा जो वक्र है वो के की ओर, सी से के की ओर गमन करता है, तब स्थिति ऊर्जा कम होती है विखंडन के बाद। लेकिन विखंडन से पहले इसको न्यूनतम स्थिति ऊर्जा कूलाम प्रतिकर्षण बलों को पार करने के लिए चाहिए होती है, जो कि एक प्रभावी रोधिका की तरह होती है। और जब तक उत्तेजन ऊर्जा के मान इतने नहीं होते कि वो कूलाम ऊर्जा को पार कर जाएं, तब तक विखंडन नहीं होता है। तो एक तरह से विखंडन की जो क्रांतिक ऊर्जा है वो बिंदु सी और जो बिंदु ई पर नाभिक का ऊर्जाओं का अंतर है उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारी नाभिक हैं वो स्वतः विखंडित होते हैं, जो मध्यम नाभिक हैं उनके लिए हमें बाहरी कारणों का प्रहार कहना पड़ता है, और जो कम द्रव्यमान संख्या के नाभिक हैं उनका विखंडन होना संभव नहीं है। तो ये सारी जो विखंडन है इस बात पर निर्भर करता है कि नाभिक के पास जो फिशन की ऊर्जा है वो फिशन की स्थिति ऊर्जा का मान कूलामिन ऊर्जा से, कूलामिन प्रतिकर्षणों की जो विभव रोधिका है उससे अधिक है अथवा उससे कम है। धन्यवाद। तो ये हम यहाँ भी देख सकते हैं।